आज जो है हम 9th क्लास का जो साइंस का फर्स्ट चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग, उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का जो नेम है वो मैटर इन आवर सराउंडिंग है। तो अपने को समझना बनता है कि मैटर होता क्या है, जो सराउंडिंग है उसका जो साइंटिफिक मीनिंग है वो क्या है, मैटर का जो साइंटिफिक मीनिंग है वो क्या है, मैटर आप किस चीज को बोल रहे हो, वो किस चीज से बना है, छोटे सबसे छोटा पार्टिकल जो है वो मैटर का वो क्या है, और उसके बारे में हम पढ़ रहे होंगे, उसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ रहे होंगे। एंड एट द एंड हम पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर कि स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं कि असल में मैटर होता क्या है, राइट। तो व्हाट इज मैटर, है ना। डेली लाइफ के अंदर हम मैटर तो इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, व्हाट इज मैटर, है ना। डेली के तो स्टूडेंट्स मैटर का मतलब समझ रहे होते हैं कि कुछ मैटर हो गया क्या। साइंस की जो है ना एकदम स्ट्रिक्ट डेफिनेशन है कि एनीथिंग अराउंड अस इज कॉल्ड एज अ मैटर हैविंग थ्री थिंग्स, वॉल्यूम, मास एंड इफ anything occupies space then we can say that thing is a matter। यानी मैंने क्या कहा कि मैटर मैं किसी भी चीज को बोल दूंगा अगर उसके पास तीन चीजें होगी। सबसे पहली चीज कि अगर उसका कुछ मास होगा, अगर उसका कोई द्रव्यमान है तो, एंड दूसरी चीज अगर उसके पास कोई वॉल्यूम है तो। अब ये तीनों टर्म का ना मैं मीनिंग समझाता हूं आपको, जो है ना कि मास का क्या सेंस है, वॉल्यूम का क्या मतलब होता है, एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, राइट। आपको नेम से भी पता चल रहा होगा, लेकिन मैं ऑब्वियसली मेरा अप्रोच ये रहेगा कि मैं सबसे पहले ये बताऊं कि उसका डेफिनेशन क्या है, एंड सेकेंड अप्रोच इज द जो भी उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है, मतलब रियल वर्ल्ड के अंदर उसका क्या मीनिंग है, एंड थर्ड चीज की उस चीज को समझाने के लिए मैं आपको विजुअलाइज भी करा रहा हूंगा साथ साथ के अंदर, राइट। तो ऑब्वियसली इसने कहा डेफिनेशन के अंदर कि मैटर हम उसको बोलेंगे जिसके पास जो है ना अगर मास है तो, राइट। मास का मतलब, मास क्या होता है, मास एक क्वांटिटी होती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल अब डिस्टेंस एक क्वांटिटी है जो कि ये बता रहती होती है कि हाउ मच लेंथ इज देयर बिटवीन 1 and 2 पॉइंट, राइट। तो वैसे ही क्वांटिटी जो है असल में एक चीज को बता रही होती है कि हाउ मच मटेरियल इन इट। ओके, मेरा अगर मास मान लो कि 55 kg है, तो अब 55 kg जो है ना आपको क्या बता रहा है, वो ये बता रहा है कि हाउ मच मटेरियल इज अवेलेबल इनसाइड मी, राइट। तो ये क्या क्वांटिटी, ये वाली जो क्वांटिटी है वो ये बता रही होती है कि हाउ मच मटेरियल इन इट। ओके, जैसे अगर इसका बोलूं कि ये 50 ग्राम का है तो 50 ग्राम मतलब कि इसके अंदर मटेरियल थोड़ा कम है। अगर कोई 1 किलोग्राम की चीजें है तो आप बोल सकते हो उसके अंदर मटेरियल ज्यादा है। तो मास इज दिस। व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्यूपाइज स्पेस, यानी कि जो जगह घेरता है। ऑब्वियसली ये वाला पेन मैंने हाथ के ऊपर ड्रॉप करा है, यहाँ पे हाथ का कुछ जगह जो है ना वो कवर कर रहा है। तो मैं बोलूंगा कि अगर कोई भी चीज जो कि जगह को घेर रही है तो वो भी मैटर कहलाएगा। कहने का मतलब ये तीनों चीज होनी चाहिए। एंड ओके, तो जगह को ऑक्यूपाई करे, यानी टेंडेंसी टू ऑक्यूपाई स्पेस, टेंडेंसी टू ऑक्यूपाई स्पेस, स्पेस जगह को घेरे। एंड जो तीसरी चीज है वो कि पार्टिकल से बना होना चाहिए। कहने का मतलब इसके पास वॉल्यूम होना चाहिए। अब ये वॉल्यूम का क्या मतलब होता है, तो वॉल्यूम का मतलब होता है कि टेंडेंसी टू स्टोर समथिंग, कोई चीज को अपने अंदर रखने की कैपेसिटी, टेंडेंसी टू स्टोर समथिंग, टेंडेंसी टू स्टोर समथिंग। अब स्टूडेंट्स पता है यहाँ पे ना कंफ्यूज होते हैं, जो 9th क्लास के स्टूडेंट है वो समझते हैं स्टोर समथिंग कहने का मतलब कोई चीज खाली होगी तो उसका वॉल्यूम होगा, कोई चीज खाली नहीं है तो उसका वॉल्यूम नहीं होगा। एग्जांपल के लिए यहाँ पे आपको बकेट दिख रहा है, इसके अंदर खाली चीजें यानी पानी भरा हुआ है तो आप बोलोगे कि हाँ इसके पास वॉल्यूम है। बट दूसरी चीज वो समझ रहे होते हैं लाइक दिस इज अ पेन, अब इसके अंदर कोई जगह नहीं है कुछ भी रखने के लिए, तो बोलेंगे कि ये इसके पास तो कुछ रखने की कैपेसिटी नहीं है तो इसका वॉल्यूम नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता। वॉल्यूम ये ऑलरेडी इसने इतना सारा मटेरियल कंसिस्ट करके रखा हुआ है, इतना सारा मटेरियल अपने अंदर रखा हुआ है इसने, तो ऑब्वियसली इसका जो वॉल्यूम बोला है ना कि पार्टिकल से बना होना चाहिए। तो कहने का मतलब ऑब्वियसली अगर ये इतना सारा तो मटेरियल ऑलरेडी अपने पास रखा हुआ है इसने, तो इसका भी वॉल्यूम एग्जिस्ट करता है। समझ रहे हो ना। तो दीज थ्री थिंग्स मस्ट बी देयर
इफ आई वॉन्ट टू से टू समथिंग एज अ मेटर, अगर मैं किसी भी चीज को मेटर बोल रहा हूं तो उसके अंदर ये तीन चीजें जो है ना होनी चाहिए। गॉट इट? ओके। नाउ जो दूसरा टर्म था ना वो था सराउंडिंग, मेटर इन आवर सराउंडिंग। मैं इसी स्लाइड के अंदर सराउंडिंग को भी एक्सप्लेन कर देगा कि सराउंडिंग असल में क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय सराउंडिंग? तो स्टूडेंट समझते हैं कि असल में मैं हो गया और मेरे घर के अंदर जो चारों जगह जो चीजें हैं वो चीज को हम सराउंडिंग बोल रहे हैं। असल में ऐसा नहीं है। अगर मान लो दो चीजें होती हैं, पूरा यूनिवर्स जो है ना वो असल में दो भागों में बटा है, एक सिस्टम और दूसरा जो है वो है सराउंडिंग, सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम एंड सराउंडिंग इज इक्वल टू पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड मिला करके जो सिस्टम है और सराउंडिंग है दोनों मिला करके। अब सिस्टम किसको बोल रहे हैं? सिस्टम वो जो कि ऑब्जर्वेशन में है, लाइक दिस। अगर मान लो ये चीज के ऊपर हम कुछ परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो दिस इज एक्चुअली सिस्टम। अब इसके अलावा जितनी भी यूनिवर्स के अंदर चीजें हैं, अर्थ हो गया, प्लैनेट हो गया, एवरीथिंग अराउंड अस, जितने भी तुम्हारे स्टार्स हैं, सन हैं, जितने भी गैलेक्सीज हैं, एवरीथिंग इज कॉल्ड सराउंडिंग। सराउंडिंग का मतलब ये नहीं कि मेरे 10 मीटर दूरी पे, 5 मीटर दूरी पे। सराउंडिंग का मतलब हो गया कि आप जिस चीज को ऑब्जर्वेशन में आपने ले रखा है वो चीज तो हो गया सिस्टम, और सिस्टम को छोड़ करके इस यूनिवर्स का जितना पार्ट है वो सबको हम बोल रहे हैं सराउंडिंग। ये आप जो है ना डिटेल में 11th क्लास के अंदर इसके बारे में पढ़ोगे, राइट। लेकिन अभी जो है ना मैंने बता दिया मीटर का मतलब क्या होता है और सराउंडिंग का मीनिंग क्या होता है। गॉट इट? अब हम आगे की तरफ चलते हैं, राइट। व्हाट हमारा अगला जो पार्ट है वो ये है कि मीटर जो है असल में बना किस चीज से है। मैं जो है ना यहाँ पे आपको विजुअलाइज कराऊंगा कि कोई भी मीटर जो है वो कितने छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है, राइट। पार्टिकल ऑब्वियसली कोई भी चीज है वो चीज किसी छोटी छोटी चीजों को मिलाकर के बना हुआ है। तो अब जो सबसे छोटी चीज है उसको हम क्या कहते हैं और वो सबसे छोटी चीज कितना छोटी हो सकती है, तो इसको मैं दो तरीके से बताऊंगा। एक तो तरीका है कि आपको जो है ना इमेजिन करवाऊंगा, विजुअलाइज कराऊंगा, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि आपको एक वैल्यू दे दूंगा कि ये इतनी होती है, राइट। तो इसके लिए जो है ना हम एक एक्टिविटी करते हैं कि कोई भी मैटर जो है वो कितने छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। आप क्या करो, एक क्रिस्टल लो पोटेशियम परमैंगनेट का। पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है? KMnO4, ओके। और इसको जो है ना आप 100 ml वाटर के अंदर रख दो। आपने लिया हुआ है 100 ml वाटर, और इस 100 ml वाटर के अंदर आपने KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट एक कंपाउंड होता है जो कि पर्पल कलर का होता है। वो चीज को जब आप वाटर के अंदर 100 ml वाटर के अंदर रखते हो और उसको थोड़ी देर के बाद उस चीज को जो है ना आप अच्छे से स्टिर कर देते हो, मिला देते हो, तो वो जो है ना आपको एक पर्पल कलर दे देता है, डार्क पर्पल कलर। कि जो क्रिस्टल है ना ये पोटेशियम परमैंगनेट का, वो पोटेशियम परमैंगनेट का जो क्रिस्टल है वो इस शेप का होता है, राइट, यानी ऑर्थोरोम्बिक शेप का होता है। और आप ऑर्थोरोम्बिक छोड़ो, आप बस समझो कि ये क्यूबिक शेप का है, जिसके अंदर ये जो साइड है ना उसको हम ए बोल रहे हैं ना। आपने क्या किया, इस डार्क पर्पल कलर में से ना 10 ml उसके अंदर से निकाला और वो उसको आपने किसी दूसरे बिकर में जो कि 90 ml का है उसमें रख दिया। मतलब यहाँ पे मान लो एक जो है ना इसके अंदर आपने 100 ml का बनाया जो कि पर्पल कलर मिला होगा आपको यहां से, और इस पर्पल कलर में से जब मिल गया तो इसमें से आपने 10 ml निकाला और दूसरे बिकर में रख दिया जिसमें 90 ml वाटर था। अब इस 90 ml वाटर में इसमें से 10 ml निकाल करके आपने इसके अंदर रख दिया तो ये वाली चीज फिर से 100 ml हो गई और ये 100 ml पूरा फिर से पर्पल कलर हो गया। अब ये पर्पल कलर जो होगा वो उतना डार्क नहीं होगा जितना पहले वाला होगा, लेकिन फिर इसमें से क्या किया गया कि इसमें से फिर से 10 ml निकाला गया और किसी दूसरे 90 ml वाटर में रख दिया गया। ये वाली चीज वाटर है और इसके अंदर से 10 ml निकाल के आपने इसके अंदर रख दिया, और ऐसे करके आपने 5, 6, 7, 8, 10 बार ऐसे करना है। आप देखोगे क्या कि आप 10वीं बार भी अगर कर रहे हो ना तो वो जो 10वें वाले बिकर में भी अगर आपने 10 ml रखा है, राइट, 10 ml आपने निकाल के रखा तो ये वाला भी आपको पर्पल कलर दिखता है। और वो जो पर्पल कलर होता है वो थोड़ा डिम होता है लेकिन फिर भी उसमें पर्पल कलर होता है,
समझ रहे हो? तो इसका मतलब ये हुआ पोटेशियम परमैंगनेट की वजह से जो कलर पर्पल कलर आया था, और वो केवल और केवल उसमें एक क्रिस्टल रखा गया था, एक छोटा सा दाना रखा गया था, राइट। और वो जो है इतने सारे उसके अंदर पार्टिकल थे, इतने सारे पार्टिकल थे कि वो अलग अलग बीकर में, यानी हर एक बीकर के ना 10 पार्ट किया जा रहा है, पता है, और वो 10वां पार्ट उसके अंदर दूसरे वाले बीकर में रखा जा रहा है। आप विजुअलाइज कर सकते हो कि जो एक क्रिस्टल था ना, वही एक क्रिस्टल का 1/10 यहां से निकल के यहां पे गया, और फिर 1/10 इस पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, फिर इसका 1/10 इसके अंदर गया, फिर उसका 1/10 इसके अंदर गया। तो कहने का मतलब वही एक क्रिस्टल का जो पार्ट है वो 10 वाटर के अंदर जा रहा है, मतलब वो इतने सारे बीकर में गया वो, और वो लास्ट वाले को भी, यानी कि जो हमने 10वां लिया बीकर 100 ml वाटर, उस 100 ml वाटर को भी उसने पर्पल बना दिया। इसका मतलब ये है कि जो वो एक क्रिस्टल था पोटेशियम परमैंगनेट का, वो जो है ना उसके अंदर इतने सारे पार्टिकल थे, इतने सारे पार्टिकल थे कि वो पार्टिकल इन सभी में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। अगर वो नहीं जाता ये वाले बीकर के अंदर तो ऑब्वियसली ये पर्पल नहीं होता ना। तो इससे आप एक विजुअलाइज कर सकते हो कि वो जो क्रिस्टल था ना, उस क्रिस्टल के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। अच्छा, ये चीज ना बस विजुअलाइजेशन के लिए था, राइट। जो इसका क्वांटिफिकेशन है, नंबर्स में अगर बात करें कि कितना छोटा है पार्टिकल्स, तो आप जो है ना, मैं आपको बताऊं कि यहां पर अगर एक पार्टिकल, अगर एक जो क्रिस्टल है ना, वो अगर रोम्बिक शेप का है, ऑर्थोरोम्बिक शेप का, आप समझ जाओ क्यूबिक शेप का, तो ये जो क्यूबिक शेप की जो साइड है ना, ये साइड होती है लगभग 1 नैनोमीटर से भी छोटी होती है इसकी साइड। 1 नैनोमीटर समझते हो? वो अगर आप 1 मीटर के 100 करोड़ पार्ट करोगे तो उसमें से जो एक पार्ट होता है वो होता है तुम्हारा 1 नैनोमीटर, और ये जो होती है वो साइड इसकी 1 नैनोमीटर से भी छोटी होती है। अब सोचो 1 मीटर इतना होता है, अब इसके जो है ना आपने पार्ट कितने बनाने हैं? 100 करोड़ पार्ट बनाने हैं, और उसमें से जो एक पार्ट मिलेगा ना, वो पार्ट जो है होता है आपका 1 नैनोमीटर। तो वो बोलता है कि एक जो क्रिस्टल है ना, वो एक क्रिस्टल 10⁻21 पार्टिकल्स जो है ना कंटेन करके रखा हुआ। अब 10⁻1 इस एक के आगे ना 21 जीरो लगा दो, और एक क्रिस्टल जो होता है ना उसकी जो शेप होती है वो होती है कुछ इस शेप, वो मैंने पिछले स्लाइड पे अपने बताया, ऑर्थोरोम्बिक शेप होता है। अब मान लो आप ऑर्थोरोम्बिक आपको नहीं पता, तो आप समझ जाओ क्यूबिक शेप का है, और ये जो क्यूबिक शेप है, अगर इसकी साइड ए है तो ये जो ए है वो 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। तो मैं मान के चलता हूं 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर जो होता है वो 100 करोड़ पार्ट अगर करोगे 1 मीटर का, तो उतना होता है, राइट। तो अब सोचो कि वो कितना छोटा क्रिस्टल है, और उस क्रिस्टल के अंदर इतने सारे पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं। तो इसका मतलब है कि पार्टिकल जो है ना वो बहुत ही छोटे होंगे, बहुत बहुत छोटे होंगे, राइट। ऑब्वियसली ये चीज है। तो कहने का मतलब इससे ये पता चलता है पार्टिकल जो है ना एक्सट्रीमली स्मॉल होते हैं, और वो जो सबसे छोटा होता है ना पार्टिकल, उस सबसे छोटे पार्टिकल को हम एटम बोलते हैं। हालांकि ये एटम सबसे छोटा नहीं होता, ये डाल्टन के हिसाब से इससे भी छोटा होता है, लेकिन आपके हिसाब से अभी जो है ना आपको एटम ही पढ़ना है कि एटम सबसे छोटा होता है। अब बात करते हैं असल में स्टेट ऑफ मैटर की, राइट, कि कितने स्टेट्स होते हैं। जनरली 9th क्लास के अंदर हमें 3 टाइप के स्टेट्स की बात करनी है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन 2 एडिशनल स्टेट्स ऑफ मैटर भी होते हैं, कॉल्ड एज प्लाज्मा और बीईसी, यानी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, तो हम इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करेंगे, राइट। तो अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड के अंदर आप इस इमेज के अंदर देख रहे होंगे, मैं ये सभी बबल्स को बोल दूं कि ये पार्टिकल्स हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं। तो इनके बीच में जो अरेंजमेंट है ना वो इस तरीके से है कि ये इनके बीच की जो दूरी है वो बहुत ही कम होती है। मतलब जो पार्टिकल सॉलिड के अंदर है वो टाइटली पैक्ड होते हैं, अरेंजमेंट के अगर बेसिस पे बात करें तो। और दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है इनकी कि इंटर एटॉमिक जो स्पेस है, देखो 2 चीजें होती है, एक होता है इंटर और एक होता है इंट्रा। इंटर का मतलब होता है बिटवीन द 2 पार्टिकल्स, एंड
इंट्रा का मतलब होता है विद इन द पार्टिकल्स, राइट। तो एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलूं कि इंट्रा एटॉमिक स्पेस, तो इसका मतलब इस एटम के बीच का स्पेस। और अगर मैं बोलूं इंटर एटॉमिक स्पेस, तो इसका मतलब होता है कि दो एटम के बीच का स्पेस, ठीक है। तो हम असल में बात कर रहे हैं इंटर एटॉमिक स्पेस की, राइट, यानी कि दो एटम्स के बीच में स्पेस की। तो यहां पर जो दो एटम्स के बीच का स्पेस होता है दैट इज वेरी 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 लो, लगभग ना के बराबर होता है। तो उनके बीच में वेरी लेस होता है। दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो ये है कंप्रेसिबिलिटी। व्हाट इज द कंप्रेसिबिलिटी, कि पार्टिकल्स को कितना पुश किया जा सक रहा है, कितना जो है ना उसको कंप्रेस किया, दबाया जा सक रहा है। तो ऑब्वियसली उनके बीच की जो जगह है वो तो लगभग ना के बराबर है। तो ना के बराबर है तो जगह ही नहीं है, तो आप उसको पुश कैसे करोगे, आप उसको दबाओगे कैसे। तो कंप्रेसिबिलिटी जो सॉलिड की होती है वो लगभग ना के बराबर होती है, कंप्रेस नहीं कर सकते इस चीज को। मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, घूमने की फ्लूइडिटी कितनी है। तो ऑब्वियसली सॉलिड के अंदर जो दो एटम्स होते हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बड़ा स्ट्रांग होता है, जिसकी वजह से ये मूव नहीं कर पाते और टाइटली पैक्ड होने की वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लो नहीं कर पाते। तो जो उनके पास मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल यानी काइनेटिक एनर्जी होता है वो लगभग ना के बराबर होता है, ठीक है। एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो यानी कि दो एटम्स के बीच में जो अट्रैक्शन है, जो जिस फोर्स से वो एक दूसरे को खींच रहे हैं वो बहुत हाई होता है, क्योंकि उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत कम होता है। That is why the force of attraction between the two particles of a solid state is very high, right? And the arrangement, what do you mean by the arrangement? जैसे अगर मैं बात करूं इस चीज की, कुछ पार्टिकल्स इस तरीके ऐसे सजे होंगे कि एक के नीचे दूसरा वाला एटम होगा, राइट, लाइक दिस। और अगर कुछ अरेंजमेंट ऐसा होगा, मतलब ये रेगुलर है, राइट, यानी कि क्यूबिक जो लैटिस है वो क्यूबिक फॉर्म हो जाएगा। लेकिन अगर यहां पे बात करोगे तो जरा ध्यान से देखो कि ये भी फिक्स पैटर्न है, लेकिन इनका जो अरेंजमेंट है ये कुछ अलग तरीके की अरेंजमेंट है, लाइक दिस। ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसे सजे, राइट, इस तरीके से भी सजे हो सकते हैं, ओके। तो यहां पे ये वाली जो चीज है लाइक दिस, ओके। तो यहां पे अगर ऑब्जर्व करोगे ना तो एक एटम जो है ना 6 अदर एटम से जुड़ा हुआ है, 2 2 4 4 2 6, ये वाले एटम की बात अगर करो तो ये एटम इस 6 एटम से जुड़ा हुआ है। तो असल में ये कह रहा है कि जो अरेंजमेंट्स होते हैं ना सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स के, वो किसी पर्टिकुलर पैटर्न्स को फॉलो कर रहे होते हैं, राइट। इस वजह से उनका शेप रेगुलर और फिक्स शेप भी हो जाता है, क्योंकि अरेंजमेंट उनका जो है ना एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करके बना होता है, ओके। तो ये भी एक प्रॉपर्टी होती है सॉलिड्स की। और शेप एंड वॉल्यूम की बात करोगे ना तो भी ये लगभग, वॉल्यूम जो होता है वो कांस्टेंट होता है और ये भी कांस्टेंट होता है, यानी शेप भी कांस्टेंट होता है। आप इसको डिफॉर्म कर सकते हो, अगर आइडियल तो कोई भी चीज नहीं होती, लाइक अगर मैं डेंसिटी की बात करूं, लेट अस सपोज मैं यहां पे लिख रहा हूं प्रॉपर्टी का नेम, दैट इज डेंसिटी। अब डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी का अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो ये मास अपॉन में वॉल्यूम होता है, यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितना, लेट अस सपोज मैं 1 यूनिट वॉल्यूम अगर ले रहा हूं तो उसके अंदर कितना मास है। अब जितने ज्यादा पार्टिकल्स होंगे उतना ही ज्यादा मास होगा, राइट। तो क्योंकि इसके पार्टिकल्स जो है ना वो एकदम टाइटली पैक्ड होते हैं, तो थोड़े से ही रीजन में बहुत सारे पार्टिकल आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनका पर यूनिट वॉल्यूम में जो मास है ना वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इनकी जो डेंसिटी होती है ना वो हाई हो जाती है। एज कंपेयर टू द अदर स्टेट ऑफ द मैटर, सॉलिड की जो डेंसिटी होती है वो बहुत हाई होती है एज कंपेयर टू लिक्विड एंड द गैसियस स्टेट। लेकिन वाटर के केस में थोड़ा सा डिफरेंट केसेस है, वो हम अपने दूसरी वीडियोस के अंदर समझ रहे होंगे कि क्यों वाटर के अंदर सॉलिड स्टेट होने के बावजूद भी उसकी डेंसिटी कम होती है और वो
फ्लोट करता है वाटर के ऊपर। अगर दूसरे स्टेट्स की बात करें मैटर के, दैट इज द लिक्विड। अब लिक्विड के अंदर अगर मैं बात करूं कि पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस है, यानी कि ये देख रहे हो इंटर एटॉमिक स्पेस, इंटर एटॉमिक स्पेस, और ये मैंने बता दिया इंटर एटॉमिक स्पेस क्या होता है, दो एटम के बीच में। इंट्रा एटॉमिक स्पेस अलग चीज है, इंटर एटॉमिक स्पेस अलग चीज होती है। इंट्रा का मतलब होता है विद इन द एटम, और इंटर का मतलब होता है दो एटम्स के बीच में, है ना, बिटवीन द टू एटम्स। तो दो एटम्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है ना, ये मॉडरेट होता है, यानी कि सॉलिड से ज्यादा होता है लेकिन गैस से जो है ना कम होता है। इसके पार्टिकल्स भी एक दूसरे को खींच रहे होते हैं, लेकिन इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो एज कम जो सॉलिड है उससे कहीं ज्यादा होता है। मतलब इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो एज कंपेयर टू सॉलिड कम होगा। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। इस इमेज में आप देख सकते हो, यहाँ पे ये अगर एक को एटम बोल दिया जाए तो इन दोनों एटम के बीच में एज कंपेयर टू द सॉलिड छोटा होगा, एज कंपेयर टू द सॉलिड ज्यादा होगा, राइट। एंड अरेंजमेंट की बात करी जाए, मैंने अभी बताया कि जो अरेंजमेंट होता है सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स का, वो फिक्स्ड होता है, रेगुलर होता है, राइट। लेकिन इसके अंदर जो है ना रैंडम होता है, फिक्स्ड पैटर्न नहीं होता, राइट। जो पार्टिकल्स होते हैं किसी पर्टिकुलर पैटर्न्स को फॉलो नहीं कर रहे होते, राइट, लेकिन इनका कोई शेप भी नहीं होता। ओके, मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स मतलब कि पार्टिकल्स जो है ना घूमने की एनर्जी, राइट, यानी कि काइनेटिक एनर्जी। अब क्योंकि इनकी पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो ज्यादा होता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह पे ऑब्वियसली आराम से फ्लो कर जाते हैं, मूव करने लग जाते हैं। तो जो इनकी काइनेटिक एनर्जी होती है एज कंपेयर टू द सॉलिड ज्यादा होती है। सॉलिड के अंदर तो लगभग ना के बराबर होती है, लेकिन इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। ओके, एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की अगर बात करी जाए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पर भी होता है, राइट, लेकिन सॉलिड के कंपेयर में ये कम होता है, और गैस के कंपेयर में ये ज्यादा होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पर भी होती है, वीकर देन द सॉलिड बट स्ट्रॉन्गर देन द गैसेस, ये मैंने बता दिया, राइट। कंप्रेसिबिलिटी कहने का मतलब कि दो पार्टिकल्स को जो है ना कितना कंप्रेस किया जा रहा है, दबाया जा सक रहा है। तो ऑब्वियसली कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड की तो लगभग ना के बराबर थी, क्योंकि उनके बीच में स्पेसेस था ही नहीं। लेकिन लिक्विड के अंदर मैं बता रहा हूं कि स्पेसेस है, तो स्पेसेस है तो ऑब्वियसली इसको कंप्रेस किया जा सकता है, दबाया जा सकता है, लेकिन सॉलिड से ज्यादा दबाया जा सकता है, और गैस के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस होता है तो गैस से कम दबाया जा सकता है इस चीज को। ओके, एंड शेप और वॉल्यूम की बात करोगे तो शेप तो फिक्स्ड नहीं होता, बट वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स्ड होता है, बट फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, नो फिक्स्ड शेप। टेक शेप कंटेनर्स, ये वही वाला शेप ले लेता है जो जिस कंटेनर में रखा जाएगा इस चीज को, ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं असल में गैस की। यहां भी अगर मैं गैस की बात करूं तो गैस भी एक मैटर का स्टेट होता है, और स्टेट डिसाइड होता है कि अंदर अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स कैसा है, पार्टिकल कैसे उसके अंदर अरेंज्ड है। तो अगर इसकी इस गैसियस स्टेट की हम प्रॉपर्टी की बात करें तो उसके अंदर जो पार्टिकल का डिस्टेंस है, यानी कि इंटर एटॉमिक स्पेस जो है, ओके, यानी दो एटम के बीच का जो स्पेस है वो बहुत ज्यादा होता है। यानी गैसियस स्टेट के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो लगभग ना के बराबर होता है, तो उनके बीच का जो स्पेस है वो बहुत ज्यादा होता है। तो इनके बीच का वेरी वेरी फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। ऑब्वियसली आप इमेज के अंदर देख सकते हो कि इनके बीच का जो सेपरेशन है ये बहुत ज्यादा है, राइट। एंड अरेंजमेंट की अगर इसकी बात करूं, अरेंजमेंट मतलब कि पार्टिकल उसके अंदर किस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं।
तो इसके अंदर भी कोई पैटर्न फॉलो नहीं होता कि कैसे रैंडमली मूव कर रहे होते हैं पार्टिकल्स गैसियस स्टेट के अंदर। सो इनके अंदर भी कोई भी पार्टिकल्स अरेंज नहीं होते हैं किसी पर्टिकुलर पैटर्न्स के अंदर, समझ गए ना। तो कंप्लीटली रैंडम होता है, स्प्रेड आउट होते हैं, है ना, यानी चारों तरफ फैल रहे होते हैं, वो उनका कोई भी पैटर्न्स नहीं होता। अगर पार्टिकल्स के मूवमेंट की बात करो तो ऑब्वियसली गैसियस स्टेट के अंदर जो दो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगभग ना के बराबर है, तो जो उनकी मूवमेंट है यानी काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत ज्यादा होती है। तो गैसियस स्टेट में जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स की वो वेरी 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 हाई होती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होने की वजह से ही तो ये सारी चीजें हो रही है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो उनके बीच का जो अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो लगभग ना के बराबर होती है, नेग्लिजिबल होती है, तो लगभग ना के बराबर होती है। कंप्रेसिबिलिटी इसकी वेरी हाई होती है। अब उनके बीच में जो जगह है वो इतना ज्यादा है कि जो एक पार्टिकल्स है वो दूसरे पार्टिकल को हम उसमें दबा करके एकदम पास में लाया जा सकता है उस चीज को। तो गैस की जो कंप्रेसिबिलिटी है यानी कि उसको दबाने की क्षमता जो है वो बहुत ज्यादा उसको दबा करके छोटे से स्पेस में लाया जा सकता है, तो हाईली कंप्रेसिबल है। अगर हम इसके शेप और वॉल्यूम की बात करें तो दोनों में से कोई भी फिक्स्ड नहीं होता, ना इसका शेप फिक्स्ड होता है और ना ही उसकी वॉल्यूम फिक्स्ड होती है। तो ये हो गया अपना जो मेन 3 स्टेट्स थे जो कि 9th क्लास के अंदर अपने को पढ़ना है, 3 स्टेट्स के बारे में, ये वो स्टेट हो गया। लेकिन 2 एडिशनल स्टेट्स भी हैं। जो चौथा स्टेट्स है वो है आपका प्लाज्मा। व्हाट इज प्लाज्मा, इसके बारे में भी हम थोड़ा स्टडी कर लेते हैं ताकि आपको इस तीसरे स्टेट ऑफ मैटर की भी बात पता चल जाए। प्लाज्मा होता क्या है, व्हाट इज द प्लाज्मा? तो असल में ये चार्ज पार्ट यहाँ पे आप देख रहे हो, दिस इज द आयोनाइज्ड गैस होता है जो कि कंसिस्ट कर रखा होता है पॉजिटिवली चार्ज आयंस, लाइक अगर एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अब ये कहां पे असल में इसको फाउंड किया जा सकता है? सन, स्टार्स एंड लाइटनिंग जब होती है तो यहाँ पे इस तरीके का जो आयंस है वो क्रिएट होता है, राइट। एंड कैरेक्टरिस्टिक्स इसके क्या होते हैं कि जो इसका ना तो शेप फिक्स्ड होता है और ना ही वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, जैसे कि गैसियस स्टेट के अंदर होता है। तो प्लाज्मा क्या होता है? इट इज जस्ट द आयोनाइज्ड गैस which consist the positively charged ions and the free electrons, and इसका जो एनर्जी लेवल होता है वो वेरी 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 हाई होता है, राइट। अगर हम एक 5वीं स्टेट की बात करें, राइट, जो कि मैटर की 5वीं स्टेट्स होती है, वो होता है आपका BEC, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट, यानी इसको BEC के नाम से जानते हैं। जो 5वीं स्टेट्स है मैटर की वो है आपका BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं यानी इसके अंदर के इसकी जो एनर्जी होती है वो एक्सट्रीमली लो होती है। क्रिएट कब होता है? जब बोसोन नाम का जो पार्टिकल है, अगर इस चीज को आप कूल करते हो एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे, जो कि होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस, अगर इसके आसपास इसको कूल करते हो तो ये स्टेट असल में कहां पे स्टडी कर सकते हैं? तो ये फिजिक्स लैब के अंदर वेरी लो टेम्परेचर पे, जो कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो होता है कि ये वेरी लो वेरी 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 इसके पास जो एनर्जी होती है वो लो होती है, राइट। एंड जो पार्टिकल्स हैं ऑब्वियसली इसको इतना कूल कर दिया जाता है कि इसके पास मूवमेंट नहीं होती, nearly zero movement of the particles होती है। And atom we have as a single quantum entity, right? All the very best to all of you.